नमस्कार दोस्तों, क्या हमारे देश में डिक्टेटरशिप आने वाली है? क्या 2024 हमारे देश का अंतिम चुनाव होगा? ब्ला 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 ब्ला। ऐसा कुछ प्रोपोगेंडा कुछ लोग चुनाव के समय आपके सामने फैला रहे हैं। मैं आज उनका एक एक प्रोपोगेंडा डिकोड करूंगा, ब्रेक करूंगा और आपको समझाऊंगा कि कितना सच है कितना झूठ है उनकी बातों में। मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, मेरे लाल ध्रुव राठी भैया ने एक बात कही, हॉर्स ट्रेडिंग की। देखिए, प्रॉब्लम या सिर्फ इलेक्शंस की नहीं है। अगर किसी ऑपोजिशन पार्टी की सरकार बन भी जाती है तो भी उस सरकार को गिरा दिया जाता है। यहां पर अनगिनत बार एलिगेशंस लगे हैं हॉर्स ट्रेडिंग के बीजेपी पर। बार बार ये कहा गया लोगों के द्वारा कि बीजेपी एमएलएस को एक रिजॉर्ट में लेकर जाती है और उन एमएलएस का मुंह बंद कर देती है पैसे ठूस कर। मेरे भाई एक बात बताओ, हॉर्स ट्रेडिंग और डिक्टेटरशिप दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं, बहुत दूर दूर तक अलग हैं। इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है कि नहीं? पर आपकी जो जनता है उसको तो आपने कुछ इस तरीके से ब्रेन वॉश किया है कि उसको तो सिर्फ एक चीज आती है, क्या? दूसरे के कमेंट में जाके लिखना अनएजुकेटेड, तुझे पढ़ना नहीं आता है? या फिर वो जाके क्या कहते हैं, अंधभक्त है, अरे तू तो गोबर भक्त है बे, तुझे क्या पता? ऐसी बात है। सो अगर आप उस कैटेगरी के लोगों में से हैं जो ध्रुव राठी की कही हुई बात को पूर्ण सत्य मानते हैं और उसको सर्वबुद्धिमान मानते हैं और ये समझते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति अगर कुछ बता रहा है तो वो तो झूठ ही बोल रहा है, और पहले ही ये मेंटालिटी बना के बैठे हुए हैं कि ये तो गोदी मीडिया का आदमी है, भाई तू तो गोदी मीडिया के तो अपने साथ बर्नौल लेके बैठो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद जो तुम्हें जलन होगी ना, वो उस जलन को मिटाने में काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारे ध्रुव भैया ने एक हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया था, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या कभी 12th की एनसीईआरटी पढ़ी है? बताओ, क्या कभी 12th की एनसीईआरटी पढ़ी है? ओह शिट ब्रो, मैं तो भूल ही गया था। तुम तो जर्मनी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर आए हो ना, तो पॉलिटिकल साइंस की 12th की एनसीईआरटी क्यों ही पढ़ोगे? तुम तो पढ़ोगे लेफ्टिस्ट प्रोपोगेंडा। बस ट्रेडिंग इंडिया के अंदर कोई नई चीज नहीं है, ये एक बहुत ही बुरी प्रैक्टिस है जिसको हर पार्टी अपने अपने समय पे जब जब इनको नीड पड़ी सभी पार्टियों ने इसका इस्तेमाल किया है। इसका सबसे पहला उदाहरण हमें मिलता है 1967 में हरियाणा के चुनाव में हसनपुर से एक गयालाल नाम का इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत जाता है। उसके बाद जब कांग्रेस को सरकार बनानी होती है तो वो कांग्रेस में बस एक वोट की कमी थी, तो वो कांग्रेस में कोलिशन करके मिल जाता है। उसके बाद 12 कांग्रेस के एमएलए संयुक्त विधायक मोर्चा में जाके मिल जाते हैं और उसके बाद उन्हें जस्ट एक वोट की कमी होती है दोबारा संयुक्त विधायक मोर्चा को सरकार बनाने के लिए। एट उस समय दोबारा गयालाल अपनी पार्टी को छोड़कर संयुक्त विधायक मोर्चा में जाके मिल जाते हैं। तो गयालाल जी 9 घंटे के अंदर 3 बार पार्टी चेंज कर लेते हैं। तो ये सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल था हॉर्स ट्रेडिंग का। एट उसके बाद 2009 में देख लो या जितने भी रिसेंट ईयर रहे हैं, आपको हर जगह पे दिख जाएगा कि हॉर्स ट्रेडिंग कितनी कॉमन थी। जिस पार्टी की भी सरकार रहती है वो हॉर्स ट्रेडिंग कहीं ना कहीं करती ही है। एंड इसका मैं आपको स्टैटिस्टिक्स भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, अलग अलग आर्टिकल्स में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, आप खुद पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। तो सेकंड आरोप जो ध्रुव राठी भैया ने लगाया वो है वही गोदी मीडिया वाला आरोप। भाई मैं आपको बताता हूँ, आप खुद सोचिए। उन्होंने कहा कि लाइक मीडिया जो है वो अपोजिशन के किसी भी मुद्दे को उठाता नहीं है। आप एक ऐसा मुद्दा बता दो जिसके ऊपर बात नहीं की जा रही। अपोजिशन के हर मुद्दे के ऊपर बहस होती है। अगर आप हाथरस को देख लो तो उसके ऊपर, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, हाथरस को देख लो तो उसके ऊपर अंजना ओम कश्यप, अर्नब गोस्वामी सब ने डिबेट करी, सरकार से सवाल पूछे जहां पे पूछे जाने चाहिए थे। बट उसी समय राजस्थान के अंदर सेम वैसी ही एक घटना हुई, बट उसके बारे में किसी भी न्यूज मीडिया चैनल के ऊपर जिक्र नहीं किया गया। तो ये कैसी डिक्टेटरशिप है जिसके अंदर जो डिक्टेटर है वो अपने काम की कोई भी खबर न्यूज मीडिया में चलवा ही नहीं पा रहा? आप खुद बताइए। उन्होंने एक चीज और करी थी कि नॉर्थ कोरिया को इंडिया से कंपेयर किया। उन्होंने बोला कि इलेक्शंस तो वहां भी होते हैं और उनका नाम भी डेमोक्रेटिक भी रिपब्लिक समथिंग है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो डेमोक्रेसी होगी। एटलीस्ट है तो वो डिक्टेटरशिप ही। इलेक्शंस तो नॉर्थ कोरिया में भाई मैं तुम ना थोड़ी बेसिक सेंस लगा के बोलो, मतलब तुम कौन सा नशा करके बोलते हो? कुछ समझ में आती है तुम्हें बात? तुम किस चीज से किसको कंपेयर कर रहे हो? तुम्हारी ऑडियंस भी वैसी है मजे में, हाँ भाई वहां तो इलेक्शन होते हैं, यहाँ भी होते हैं, तो यहाँ भी डिक्टेटरशिप आने वाली है। कुछ भी रेफरेंस, मतलब बिना सेंस की बात। नॉर्थ कोरिया के अंदर 50% से ज्यादा स्टेट में किसी और की सरकार है नहीं है ना, बट इंडिया के अंदर है। इंडिया के अंदर मात्र 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर सिर्फ बीजेपी की सरकार है। बाकी जो और अगर मतलब टोटल राज्य देखोगे तो 12 राज्य हैं ऐसे, मतलब 6 राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकार है और 12 राज्य समथिंग है जिसके अंदर गठबंधन की सरकार है बीजेपी की। समझ रहे हो? तो कौन सा ऐसा डिक्टेटर होगा जिसके देश के अंदर या जो भी उसका राज्य है उसके अंदर उसकी सरकार किसी जगह पे हो ही ना? ऐसा हो सकता है कभी? मेरे हिसाब से तो भाई इसे डेमोक्रेसी कहते हैं, जितनी परिभाषा मैंने डेमोक्रेसी की पढ़ी है। आपके हिसाब से इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। अब कई लोग ये बोलेंगे कि वो कह रहा है डिक्टेटरशिप आई नहीं है, आने वाली है। बट भाई तुम आने वाली के लिए जो रेफरेंसेस दे रहे हो उसमें थोड़ा लॉजिक लगा के तो बोलो।
आप कह रहे हो कि नॉर्थ कोरिया जैसा बन जाएगा, कैसे बन जाएगा? पॉसिबल है? मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है। डिक्टेटरशिप कितने टाइप की होती है ये भी नहीं पता होगा आधे से ज्यादा उसकी ऑडियंस को जिसने वो देखी है। पता है कितने टाइप की डिक्टेटरशिप होती है? नहीं पता ना, जाके गूगल पे सर्च कर लेना, पता चल जाएगा। 3 टाइप की डिक्टेटरशिप होती है। जो गौतम मीडिया वाली बात उन्होंने बताई थी उसके अंदर यार खुद सोचो कि अभी बंगाल के अंदर जो संदेश खली हुआ है, जो बंगाल के अंदर संदेश खली में हुआ है, उसके ऊपर कितनी मीडिया रिपोर्ट्स चल रही हैं। अपना जमीन चाहिए, हमारा मान सम्मान जो है वो वापस चाहिए, वो मिलेंगे दोबारा से। जो हमें उठा के पीटता था, मारता था, जो लड़कियों को उठा के ले जाता था, वो मान सम्मान वापस कर सकता है क्या? कौन कौन करता था? नाम क्या है? ये शाहजहान, उसके वाहिनी में है शिबू, उत्तम, संजू, रंजू और भी बहुत है। आप लोग तो अंदर ये मुद्दा जनवरी या उससे पहले से है, हीटेड है। एंड उसके बाद ये मुद्दा मीडिया हाईलाइट में आया कब है? फरवरी के मिड में जाने के बाद, मतलब 1-1.5 महीने का टाइम लग गया उसको जस्ट मीडिया में हाईलाइट होने में। एंड उसके बाद भी अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है उस मुद्दे के ऊपर। यहाँ तक कि जब लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था एक एंकर, तो उसको तो पुलिस पकड़ के ले गई और टीम को इस समय रिपोर्टिंग नहीं करने दी जा रही है। आप कह रहे हो कि डिक्टेटरशिप है, मीडिया पे राज है, सरकार वही खबर दिखा रही है जो दिखाना चाहती है। अगर ऐसा होता तो भाई संदेश खलीना हर बच्चे को पता होता क्या होता है। अभी भी जो इस वीडियो को देख रहे होंगे मैं उसमें से बता सकता हूँ, आधे लोगों को शायद पता भी ना हो संदेश खली क्या है। बंगाल में परगना 24 के पास एक जगह है संदेश खली, उसके अंदर जो महिलाएं थी SC ST या जितनी भी महिलाएं थी वो सारी हिंदू पीड़ित वाली, उनके साथ क्या करता था, वहाँ पे शेख शाहजहां नाम का एक बंदा था। ऐसा माना जाता है कि वो बंदा बांग्लादेश से आया था, इलीगल इमिग्रेंट से। फिर उसने आगे यहाँ पे आधार कार्ड वगैरह बनाए। फिर उसके बाद उसने अपना राजनीति में पहले वो मजदूरी करता था, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसने अपना राजनीति में कद बढ़ाया और उसके बाद उसके संपर्क इतने ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि आपको खुद पता है बंगाल के अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम बहुत लंबे समय से चली आ रही है। एंड इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि वहाँ पे इतने ज़्यादा बांग्लादेशी मुस्लिम्स आ चुके हैं कि इस वजह से ये उनकी डेमोग्राफी को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट कर रहा है। इस मुद्दे को खुद एक बार ममता बनर्जी ने उठाया था संसद के अंदर और रोने भी लग गई थी, बट जब उनकी सरकार आ गई तो वो इस मुद्दे पर चुप्पी साध के बैठी हुई हैं, क्योंकि अब उनको उनका सपोर्ट चाहिए जीतने के लिए। दिस इज द फैक्ट। जो शेख शाहजहां था वो काफी लंबे समय से सभी घरों का सर्वे किया करता था, हिंदू जितनी महिलाएं थी उन सबकी घरों में सर्वे करता था। एंड उसके बाद जो उन्हें महिलाएं दिखती थी, जिसके भी घर में कोई भी सुंदर लड़की हो, चाहे बीवी हो या किसी की बहन हो या किसी की बेटी हो, उन सबको पकड़ता था, ले जाता था और उनका यौन उत्पीड़न करता था। ये बात यौन उत्पीड़न करता था और ये बात आपको किसी मीडिया में कहीं पे देखने को नहीं मिलेगी। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो अगर इतनी बड़ी चीज़ कहीं पे हो रही है तो आपको लगता है, अगर इतनी बड़ी चीज़ कहीं पे हो रही है तो क्या कोई सरकार अपने ऑपोजिशन वाले के खिलाफ इस चीज़ को नहीं चलवाएगी? बट नहीं चली। जितना अदर मुद्दों को हाईलाइट मिल रहा है, जितना किसान आंदोलन को हाईलाइट मिल रहा है, क्या उतना हाईलाइट इसको मिला है? अभी तक नहीं मिला। दिन इलेक्शन कमीशन ने इस चीज पर भी एक लिमिट लगाई हुई है कि एक MLA इलेक्शन और एक MP इलेक्शन में कितना पैसा खर्च किया जा सकता है। MP इलेक्शन में लिमिट 95 लाख रुपीस पर है। बीजेपी ने 437 सीट्स पर चुनाव लड़ा था, तो पार्टी की जो टोटल स्पेंडिंग है वो 415 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन कितना पैसा इन्होंने खर्च किया, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर लिखा हुआ है 1264 करोड़ रुपीस। कैसे अलाउ किया इलेक्शन कमीशन ने? ये कैसे हो गया? ये तो बहुत गड़बड़ है भाई। 95 लाख को सिंपली 415 से मल्टीप्लाई नहीं करना था। जो अगर लॉ को थोड़ा और डिटेल में पढ़ोगे ना तो उसमें ये भी लिखा गया है कि ये जो लिमिट है ये पॉलिटिकल कैंडिडेट्स पर है। ठीक है, ये लिमिट पॉलिटिकल कैंडिडेट्स पर है, पॉलिटिकल पार्टीज पे नहीं। पार्टीज जितना पैसा चाहे उतना पैसा खर्च कर सकती हैं। और उसके बाद तुमने ये भी कहा था कि मिलिट्री के नाम पे वोट मांगे गए हैं, जो कि हमारे इलेक्शन कमीशन ने मना कर रखा है, उसके बाद भी उनको क्लीन चिट दे दी गई। भाई अगर तुम इतना ज़्यादा लॉ देख रहे हो, तुम्हें ये भी पता है कि जाति और धर्म के नाम पे वोट मांगना भी मना है, बट मांगे जाते हैं ना। इलेक्शन के अंदर भड़काऊ भाषण देना भी मना है, बट दिए जाते हैं ना। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें मना है बट होती है। और वो एक पार्टी नहीं करती कि तुम सारा ठेका एक चीज़ का एक ही पार्टी पर मर दो। सभी लोग करते हैं, वो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, सब लोगों को पता है। सेकंड चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यार, यूट्यूब के ऊपर ना लोगों को एक आदत हो गई है चीज़ों को या तो ब्लैक देखना है या वाइट देखना है, या तो लेफ्ट आइडियोलॉजी से देखना है या राइट आइडियोलॉजी से देखना है। हम जैसे स्टूडेंट्स जो हैं, जो अदर चीज़ें समझना चाहते हैं, उनको कोई ग्रे पोर्शन नहीं मिलता कि आपके सामने लेफ्ट के पॉइंट्स भी रखे जाए, राइट्स के पॉइंट भी रखे जाए। मैंने इसके अंदर लेफ्ट वाली जो कुछ बातें हैं वो सही भी हैं, थोड़ी बहुत जो उसने वीडियो में बताई थोड़ी बहुत बातें सही हैं, सारी बातें नहीं सही हैं। चंडीगढ़ में इलेक्शन में जो हुआ वो गलत है, आई एग्री विद दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। बट आपको ये भी समझना होगा कि बंगाल के अंदर जब पंचायती वाले इलेक्शन हुए थे बैलेट पेपर के ऊपर, तो उसके अंदर तो
जो बैलेट पेपर थे वो उठा के ले गए थे कई लोगों के घर के सामने। ये वीडियो देखिए आप, सबटाइटल्स पढ़ लेना। ঢুকতে পারছি না, বাড়ির সামনে কি হুমকি দিচ্ছে, ভোট হয়ে গেলেও মেরে ফেলে দেবে আমাদের। তৃণমূলের ছেলেরা বলছে ভোট হয়ে গেলেও মেরে देवे। तो जहां भी बैलेट पेपर पे इलेक्शन होते हैं हर जगह पे इस प्रकार की धांधली होती है, एंड दैट इज नॉट समथिंग न्यू। इसीलिए ये ईवीएम को लाया गया था। एंड जब ईवीएम होता है तो उसके अंदर भी अब लोग, ये विपक्ष हमेशा, जब मोदी जी की विपक्ष में थे तब वो भी ईवीएम के ऊपर सवाल उठाते थे, और जब आज कांग्रेस विपक्ष में है तो वो भी ईवीएम के ऊपर सवाल उठाती है। हर कोई सवाल उठाता है। मैं इसके सारे पॉइंट्स को लॉजिकली क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, मैंने मेजर पॉइंट्स को क्रिटिसाइज कर भी दिया है। एंड जो कुछ बातें हैं भाई मैंने उनको कवर नहीं किया, क्योंकि एक दिन में मैं इससे ज़्यादा जहर नहीं देख सकता, तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगा। उससे पहले मैं तुमको कुछ सजेशन देता हूँ कि लाइक अगर आप इस मुद्दे पे बहुत अच्छे से देखना चाहते हो, समझना चाहते हो कि दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है, ऋषभ भदौरी भाई हैं हमारे, उन्होंने भी बहुत अच्छे से कवर किया है। AKT की एक चैनल है, उन्होंने भी बहुत अच्छी वीडियो डाली है। अब इन लोगों की वीडियोस देखोगे तो आपको पूरा मुद्दा समझ में आ जाएगा एक क्रिटिसिज्म पर्सपेक्टिव से। ओके, एंड और भी बहुत क्रिएटर है यार, आप लोग में से ज़्यादा समझदार हो, जाके देख सकते हो। एंड इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाने का एक पर्पस ये भी था कि यार ज़्यादा लोग ना, मेरे को लगता नहीं है कि यहाँ तक कोई पहुँचा भी होगा। एंड आई डोंट नो मुझे ऐसी वीडियोस बनानी चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि मैं राजनीतिक मुद्दों से दूर रहता हूँ। अक्सर मैं अपना ओपिनियन वगैरह नहीं देता हूँ, थोड़ा दूर ही रहता हूँ मैं। ओके, बट यार मुझे नहीं पता कि मैं कब तक ऐसी वीडियोस बना पाऊँगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग देखते ही नहीं हैं, व्यूज़ ही नहीं आते। जब व्यूज़ ही नहीं आते तो क्या ही फ़ायदा अपना इतने एफर्ट डाल के वीडियोज़ बना के, है ना। क्योंकि अगर 4 एनिमेशन वाले आर्टिकल्स लगा दिए जाएं या पीछे का बैकग्राउंड बदल दिया जाए तो उससे वास्तविकता नहीं बदलती है। ओके, फैंसी एनिमेशंस लगाना, चीज़ें करना कोई भी कर सकता है जिसके पास अच्छा पैसा हो। जब यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है, एक अच्छा एडिटर हायर करो, वो हर कोई कर लेता है। ओके, तो भाई प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड करवा दो यार 300 सब्सक्राइबर या एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर तो करवा दो इस वीडियो के ऊपर। अब इस पर भी नहीं करवाओगे तो कब करवाओगे, है ना। बाकी अगर तुम ध्रुव राठी के फैन हो तो कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर लिख के जाना, एंड बरनौल की ज़रूरत तुम्हें पड़ी ही होगी। ओके, ठीक है यार, बाय।